आज ये 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगे वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज केमिकल रिएक्शन के बारे में। चैप्टर का हिंदी में नाम होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ जुड़ के एक नए चीज़ों का निर्माण करे, एक या अधिक नए चीज़ों का निर्माण करे, तब हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि सारा जैसे कि A+B में रिएक्शन होकर अगर C+D बनता है तो यहाँ इनका प्रॉपर्टी और इनका प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थों को बनाते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। यानी कि केमिकल रिएक्शन में दो और ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक या अधिक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे A एंड B या फिर C एंड D या तो एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं, या तो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं ये 9th में सब लोगों को पढ़ना होता है। दो या ज़्यादा एलिमेंट मिलके ही कंपाउंड बनाते हैं और एलिमेंट को 3 टाइप में बांट दिया जाता है: मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। तो केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर केमिकल रिएक्शन में अभी हमने देखा कि A+B में रिएक्शन होने के बाद C+D बनता है। तो यहाँ पे A+B में रिएक्शन हुआ और C+D बन गया। A+B का अलग प्रॉपर्टी होगा, C+D का अलग प्रॉपर्टी। तो जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको कहा जाता है अभिकारक, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किया उसे अभिकारक, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। यानी reactants is a substance which take part in a chemical reaction and product is a substance which take part in a which form in a chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होगा उसे प्रोडक्ट कहेंगे, और केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि गैस का बनना। फर्स्ट, गैस का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ गैस। फर्स्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिनमें कि गैस का निर्माण होता है, यानी गैस फॉर्म होते हैं। ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन हैं जिनमें कि गैस का निर्माण होता है, जैसे कि CaCO3 को अगर गर्म किया जाए तो CaO बनता है और CO2 बनता है। CaCO3 क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। तो जब CaCO3 को गर्म किया जाता है
तो CaO बनता है और CO2 बनता है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैस, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया केमिकल रिएक्शन का, तो फॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी कभी कभी केमिकल रिएक्शन में गैस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में याद रखेंगे, CaCO3 को जब हीट देते हैं तो बन जाता है CaO और CO2। दूसरा चेंजिंग इन टेम्परेचर, दूसरा हो गया चेंजिंग इन टेम्परेचर। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होने पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाता है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद उस टेम्परेचर उसका बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे कि जब जल में चूना को डाला जाता है तो वह जल उबलने लगता है। यानी कि व्हेन लाइम इज एडेड इनटू वाटर देन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि चूना को जल में डालने पर जल खौलने लगता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर का एग्जाम्पल में। तो केमिकल रिएक्शन का ये सेकेंड प्रॉपर्टी था जिसका नाम है चेंजिंग इन टेम्परेचर। कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसका टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड के बारे में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। अब ये प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ सब्सटेंस नीचे तल में जमा हो जाते हैं, उस तल को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने के बाद नीचे तल में कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं जिन्हें प्रिसिपिटेट कहा जाता है, यानी हिंदी में अवक्षेप कहा जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी का नाम है अवक्षेप का बनना। तो नीचे जो तली में पदार्थ जमा होते हैं उन्हें अवक्षेप कहते हैं। इनके लिए याद रखना है NaCl प्लस AgNO3, इनमें जब रिएक्शन होता है तो बनता है AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे AgCl अवक्षेप के रूप में नीचे तली में जमा हो जाता है। यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है, जिनमें कि सिल्वर क्लोराइड नीचे तली में जमा हो जाते हैं। तो व्हेन NaCl इज एडेड विथ सिल्वर नाइट्रेट देन सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे प्रिसिपिटेट कौन है, तो AgCl। प्रिसिपिटेट क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ सब्सटेंस नीचे तली में जमा हो जाते हैं, उन्हें हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के 3 प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया। पहला ओरिजिन ऑफ गैस या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैस, फर्स्ट का नाम है ओरिजिन ऑफ गैस या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैस। सेकेंड चेंजिंग इन टेम्परेचर। थर्ड प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रिसिपिटेट के लिए याद रखेंगे NaCl प्लस AgNO3, इधर बनेगा AgCl प्लस NaNO3। चेंजिंग इन टेम्परेचर में व्हेन लाइम इज एडेड इनटू वाटर देन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ओरिजिन ऑफ गैस में जब CaCO3 को गर्म किया जाता है तो CaO और CO2 बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है कलर चेंजिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी में जानेंगे कलर चेंजिंग के बारे में। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिनमें कि कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंजिंग, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, हिंदी में इसको बोलेंगे रंग परिवर्तन। एग्जाम्पल के लिए जब हम कॉपर सल्फेट में CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट में जब Fe यानी आयरन का एक टुकड़ा डालेंगे तो फेरस सल्फेट बनता है और साथ ही कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। यानी फेरस को अगर कॉपर सल्फेट का टुकड़ा में डाला जाए, यानी कॉपर सल्फेट में आयरन का एक टुकड़ा डाल दें तो फेरस सल्फेट बनता है, यानी FeSO4 बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में कलर चेंजिंग हो जाता है। कलर पहले तो ब्लू रहता है, जब CuSO4 रहता है
तो कलर ब्लू रहता है और बाद में ग्रीन हो जाता है। यानी कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलर में चेंजिंग होता है। अब बात करते हैं पांचवा प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कि हिंदी में अवस्था में परिवर्तन। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर मोमबत्ती को अगर जलाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है एक टाइप का। तो मोमबत्ती तो सॉलिड है, लेकिन जलाने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसका स्टेट में भी चेंजिंग दिखाई देता है। तो केमिकल रिएक्शन के 5 प्रॉपर्टी थे। पहला, ओरिजिन ऑफ गैस। सेकंड, चेंजिंग इन टेम्परेचर। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फोर्थ, कलर चेंजिंग। फिफ्थ, चेंजिंग इन स्टेट यानी हिंदी में पहला, गैस का बनना, अवक्षेप का बनना, तापमान में परिवर्तन, रंग परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज को हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और कंपाउंड फॉर्मूला का यूज करके बताना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन को या तो सिंबल का यूज करके बताना है या फिर केमिकल रिएक्शन इसको बताना है एलिमेंट का सिंबल से या फिर कंपाउंड फॉर्मूला से। तो दो चीज का यूज करके हम बताते हैं, सिंबल का और कंपाउंड फॉर्मूला का। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और कंपाउंड फॉर्मूला का यूज करके छोटे से जगह में बता देना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र के द्वारा, यौगिक सूत्र के द्वारा बताना रासायनिक समीकरण कहलाता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को सिंबल और कंपाउंड फॉर्मूला का यूज करके अगर बता दिया जाए तो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। पहला, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बोला जाए कि CaCO3 को हीट करने पे CaO एंड CO2 बनता है, यानी कि when CaCO3 is provide heat then CaO and CO2 is formed। तो इसको लिखने के लिए ज़्यादा जगह का जरूरत पड़ता है। तो ऐसा कंडीशन में हम CaCO3 को लिख सकते हैं और एरो का साइन देके इस पे हीट का साइन देके इधर लिख सकते हैं CaO एंड CO2। यानी अगर इतना को देखा जाए तो इसको केमिकल रिएक्शन में हम कैसे लिखते हैं कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोवाइड हीट देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये लिखने के लिए ज़्यादा जगह का जरूरत पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में बता देते हैं। इसका भी मतलब वही हुआ जो हम 3 से 4 लाइन में लिखते हैं, तो उसको हम बहुत ही कम जगह में बता सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को बहुत ही कम जगह में बताने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज किया जाता है। केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट बैलेंस्ड एंड सेकंड नॉन बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड क्या होते हैं, बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड, यानी हिंदी में संतुलित और असंतुलित। अगर केमिकल रिएक्शन में LHS और RHS दोनों ओर टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल है
तब हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल है तब हम बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। और अगर टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तब हम बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यानी कि अनबैलेंस है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम हम चेक करते हैं। यहाँ LHS में हाइड्रोजन 2 बार है। LHS की ओर हाइड्रोजन के 2 एटम एंड क्लोरीन के 2 एटम। RHS के तरफ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं एंड क्लोरीन के भी 2 एटम हैं। तो LHS में भी हाइड्रोजन 2, RHS में भी 2, LHS में भी क्लोरीन 2, RHS में भी क्लोरीन 2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ एटम दोनों ओर बराबर है, यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसमें चेक करते हैं। LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम एंड क्लोरीन के भी 2 एटम। RHS में हाइड्रोजन के 1 एटम एंड क्लोरीन के 1 एटम। तो यहाँ हमने देखा कि LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं जबकि RHS में 1 ही हैं। LHS में क्लोरीन के 2 एटम हैं जबकि RHS में 1 ही है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो हम केमिस्ट्री में अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नियमों के विरुद्ध हैं, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम के विरुद्ध हैं। अब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो इसमें बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। यानी कि टोटल मास जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद बराबर होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है जबकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो नहीं करता है। इसीलिए केमिस्ट्री में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आगे के 1 से 2 वीडियो में हम सिखा देंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में केमिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो उसका आंसर यही होता है कि वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अपोजिट है, यानी विरोध करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में रसायन शास्त्र में नहीं पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।